नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल स्वागत करता हूँ सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, इससे पहले हम लोग दिल्ली पुलिस का एक पेपर डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर था और जो कि ऐप पर टेस्ट नंबर 4 के नाम से आपको प्रोवाइड कराया गया था। जितने भी स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है उन सभी को पता है कि ऐप के ऊपर कौन सा पेपर कराया गया था, जिसका सॉल्यूशन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस का ओल्ड पेपर ही डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का, जो कि ऐप के ऊपर पेपर नंबर 5 के रूप से अवेलेबल है। आप पहले टेस्ट को देंगे, उसके बाद अगर मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तब ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप लोग एनालिसिस कर सकें। तो कभी भी एनालिसिस को टेस्ट पेपर देने से पहले मत देखना, वरना फिर आप लोग खुद का लेवल कभी नहीं पहचान पाएंगे। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले टेस्ट पेपर देना है, उसके बाद आपको एनालिसिस वाला वीडियो देखना है, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम आपको सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें आप सभी एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन 5/2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। स्पीड आपको दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जिन लोगों के पास पेपर नहीं है, या तो वो हमसे पेपर के लिंक मांग सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद, या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद आपको एनालिसिस का वीडियो रिप्ले करके देखना है कि क्या सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन देखें फटाफट से एक बार। एक ट्रेन 5/2 घंटे, 5/2 घंटे का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर 2.5 घंटे, 2.5 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और फिर 3/2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो ट्रेन के द्वारा पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी रही होगी। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में औसत चाल निकालने का मौका मिला, एवरेज स्पीड, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है बच्चों कुल दूरी बटे कुल समय। भाई चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है सर दूरी बटे समय। तो औसत अगर वर्ड लग गया, एवरेज अगर मैंने वर्ड लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। पर इस क्वेश्चन में आपको दूरी नहीं दी गई है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको दूरी का मान निकालना पड़ेगा कि दोनों हिस्सों में कितनी कितनी दूरी तय की गई है। तो देखें फटाफट से एक बार। 2.5 घंटे अगर वो 50 की स्पीड से चलेगा, 2.5 घंटे अगर वो बंदा 50 की स्पीड से चलेगा, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, 50 इंटू 2.5 यानी कि 5/2। तो 2 से 50 25 बार कैंसिल होगा, 25 पंजे 125, 125। भाई 50 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, आधे घंटे में 25 और चलेगा, यानी कि 2.5 घंटे में कितना चलेगा, 125। फिर क्या बोल रहा है कि 1.5 घंटे में 70 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर, आधे घंटे में 35, यानी कि 70 और 35 कितना आएगा, 105 आएगा। तो 1.5 घंटे में चलेगा 105। ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। बटे में मैंने आपको क्या बताया, कुल समय। तो कुल समय कितना है, 2.5 घंटे सर यहाँ पर है, 1.5 घंटे उसने और वेस्ट किए हैं, तो 2.5 और 1.5 कितना होता है आपका, 4 घंटे होते हैं। जोड़ी फटाफट से कितना आ रहा है, 5 और 5 10, हासिल 1 3, 230/4, 230/4 देखिए कितना आएगा आपका, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पंजे 20, कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 30। तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 57.5 किलोमीटर पर आवर, 57.5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड का आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। यही मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या करना है आप लोगों को, एवरेज स्पीड निकालने से पहले टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो कुल दूरी का मान कितना आ रहा है, कुल दूरी का मान आ रहा है 125 प्लस 105, और टोटल टाइमिंग कितना है, टोटल टाइमिंग होगा 2.5 घंटे प्लस के 1.5 घंटे, 4 घंटे आएगा। तो आंसर आ गया 57.5। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से एक बार। और आप लोग ना पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद से सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि आपका आंसर बहुत लेंथी वे में आ रहा है, या आपका आंसर आपके आंसर से मैच ही नहीं हो रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब जाके आपको सॉल्यूशन देखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 60 लीटर का हमारे पास एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर दिया हुआ है अम्ल और जल का, एसिड और वाटर। क्या रेशो है, रेशो आपको दिया हुआ है 2:1, 2:1 में है। अब आगे बोल रहा है कि यदि अम्ल और जल का अनुपात मुझे रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब रेशो मुझे अगर 1:2 करना है, तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी होगी, यानी मैं कितना पानी मिलाऊं कि 2:1 के बदले में रेशो आपका 1:2 हो जाए। तो क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से सुने एक बार। सर पहले तो मुझे एसिड और वाटर का रेशो दिया हुआ है 2:1, बाद में क्या बोल रहे हैं, रेशो हो जाना चाहिए 1:2। क्या मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद। तो एक बात ध्यान रखना, मैंने अगर पानी मिलाया है
तो एसिड की मात्रा में तो कोई मैंने चेंजेस किए नहीं है, एसिड जितना पहले था अभी भी उतना ही है। तो एसिड अगर पहले 2 था तो एसिड का मान अभी भी 2 होना चाहिए। तो नीचे वाले नंबर को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, रेशो आएगा 2:4। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि दोनों जगह मुझे एसिड की मात्रा क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो एसिड अगर पहले आपको 2 दिया हुआ है तो एसिड का मान बाद में भी 2 होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, रेशो आ गया 2:4। इसका मतलब पहले अगर मिक्सचर 2 और 1 3 है तो बाद में हो गया भाई 2 और 4 6 हो गया। अब आप देखें एसिड का मान सेम है, 2 की जगह 2 आ रहा है। वाटर पहले 1 था, वाटर अब 4 हो गया, तो मैंने कितना ऐड किया है? मैंने 3 ऐड किया है, तो मुझे 3 का मान निकालना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मिक्सचर पहले 2:1 था तो एडिशन आ गया मिक्सचर का 2 और 1 3। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वांटिटी 3 थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी जो है वो 60 लीटर है। तो 1 का मान कितना आएगा? 1 का मान आएगा 60/3। कितना आंसर आ गया? 20 लीटर। 1 का मान अगर 20 आ रहा है तो मैंने यहां पर 1 को या फिर 1 को 4 बनाने के लिए मैंने कितना ऐड किया है? मैंने 3 ऐड किया है। तो 1 का मान 20, तो 3 का मान कितना आ गया? 20 या 60। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब मुझे इतना क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि जो लोगों ने पहले कभी मिक्सर नहीं पढ़ा होगा उन लोगों को बेसिक भी पता होना चाहिए। डायरेक्टली देखिए, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है ना, वो सभी लोग इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं। सर 2:1 दिया हुआ है, 1:2 करना है, वाटर मिलाया गया है, इसका मतलब एसिड सेम है। तो 2 और 1 को सेम बनाने के लिए 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले रेशो 2:1 था, अब आ गया 2:4। 3 मैंने ऐड किया है, 3 का मान निकालना है, और 3 का मान तो पहले से क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, तो 3 का मान 60, तो 3 का मान 60 ही रहेगा। आंसर कितना आएगा? 60 लीटर आएगा। तो अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आ रही है, वीडियो को रिप्ले करते रहें, जिससे कि इन क्वेश्चंस को करने में एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 साल है, 33 वर्ष दी हुई है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले कितने वर्ष थी, आपको पूछा गया है। तो बेसिक आप सभी को पता है, बेसिक क्या होगा? बेसिक में लिख देता हूं एक बार। 5 सदस्यों की औसत आयु 33 है, तो टोटल आ गया 33 × 5। ये टोटल आ चुका है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटा सदस्य कितने साल का है? 9 साल का है। तो 9 साल इसमें से हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो छोटे सदस्य की आयु माइनस हो गई। अब वंदे कितने बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं। 4 अगर बचे हुए हैं तो लास्ट में आप 4 से डिवाइड कर करके एवरेज निकाल सकते हैं। पर आपको ये सब चीजें देखो नहीं करनी है, आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है मैं बता रहा हूँ, रीजन क्या है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करें। क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में? जब भी जन्म वाले क्वेश्चन पूछे आएंगे कि ठीक जन्म के समय या जन्म से ठीक पहले, तो उन सभी क्वेश्चंस में क्या करना है आपको? आपको सीधे एज में से जितने साल का छोटा सदस्य माइनस कर दें। 33 में से 9 माइनस होगा, जल्दी बताइए कितना आएगा? 24 आएगा क्या? 24 आ चुका है। कितने सदस्य बचे? 5 सदस्य दिए हुए हैं। एक सदस्य के जन्म से पहले मेंबर कितने होंगे? 4 होंगे क्या? तो 24/4 आपका 6 आ रहा है। 24 + 6, आंसर आ गया 30। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ये सब बातें देखो किताबों में कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेंगी। इन सब बातों को या तो आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पर है, या फिर आपको कोई टीचर ही बता सकता है। क्योंकि ये सब ट्रिक्स और ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। बुक्स के अंदर जनरली आपको हमेशा वही सॉल्यूशन मिलता है, एक्स मान करके। तो इन बातों को नोट भी कर लिया करें जब आपको लगती है कि आपको अच्छी बातें हैं, और आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। वापस होने सभी एक बार पहले एक बार क्या किया इस क्वेश्चन में हम लोगों ने? 33 में से 9 माइनस किया, क्योंकि उसकी एज जो है वो 9 साल है। उसकी एज अगर 12 साल होती है, 12 माइनस कर देता। तो 33 में से मैंने 9 माइनस किया, नंबर आ गया 24। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर आप? क्योंकि पहले 5 मेंबर थे, अब एक सदस्य के पैदा होने से पहले कितने होंगे? अभी भी 5 तो रहेंगे नहीं, अब 4 मेंबर रहेंगे। तो 24/4 कितना आ गया? 6। जो भी आ गया इसको 24 में ऐड कर दें आप लोग। 24 और 6 कितना आ गया? 30। इसका मतलब जो सदस्य सबसे छोटा है उसके पैदा होने से पहले एवरेज कितना रहा होगा? 30 रहा होगा। बाकी बेसिक आपको मैंने समझाया है, बेसिक किस तरीके से करना है। अब देखिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी दिए हुए हैं, समूह ए में आते हैं। अब देखिए 40% किस कैटेगरी में आ रहे हैं? समूह ए में आ रहे हैं। अब बोल रहा है शेष का, रिमेनिंग का 75% जो आ रहा है वो बी समूह प्राप्त करता है, और फिर जो बचता है वो 12 विद्यार्थी हैं जो किस समूह में आ रहे हैं? सी समूह में आ रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कुल समूह के जो विद्यार्थी हैं
उनकी टोटल नंबरिंग कितनी है, कुल संख्या कितनी है। तो टोटल को मैं 100 मान सकता हूं। अब आप ध्यान दें, 100 में से 40% तो भाई ए ले गया। ये सब कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। 100 में से 40% ए लेके जा चुका है, तो मेरे पास कितना बचेगा, 60% बचेगा। अब ये बोल रहा है कि 60 का यानी कि शेष का 75% बी के पास है। तो अगर 60 का 75% बी के पास है, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 60 का 25% सी के पास है। भाई अगर 60 का 75% बी ले गया तो बचा कितना, 25%। ये किसके पास है, सी के पास है। और किसी भी नंबर का 25% उसका 1/4 होता है। तो 60 का 1/4 कितना आएगा, 15 आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सी के पास कितने स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी के पास कितने स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी के पास जो विद्यार्थी हैं वो 12 हैं। तो मेरे लिए भाई जो 15 आ रहा है वो क्वेश्चन के लिए 12 है। तो फिर एक का मान कितना आएगा, एक का मान कितना आएगा बताइए, 12/15 आएगा क्या। 12/15 का मतलब कितना होगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। एक का मान 4/5 आ गया। उसने पूछा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आपने टोटल स्टूडेंट कितने माने थे, आपने 100 माने थे। तो अगर टोटल स्टूडेंट 100 माने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 20 बार कैंसिल होगा, 20 चौक 80। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, वर्बली में एक बार और रिवाइज करा रहा हूं, वापस सुनिएगा। 40% ए के पास गए तो कितने बचे, 60%। अब बोल रहा है कि 60% का यानी कि शेष का 75% तो बी के पास है। तो शेष का 75% आप लोग हटा दीजिए जो कि बी के पास है। तो सी के पास 25% तो जाएगा। तो 60 का 25% कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। किसी भी नंबर का 25% निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसका 1/4 करते हैं, 1/4 करते हैं। 25/100 1/4 आता है। तो 4 से 60 15 बार कैंसिल होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सी के पास 15 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 है। 15 का मान 12, एक का मान 4/5, तो 100 का मान कितना आ गया, 80 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगेन रेशो का क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का अनुपात, अब ध्यान दें सभी फटाफट से एक बार। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। तीन नंबर से आपको रेशो दिया हुआ है 1:2:3। अब मैंने क्या किया, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो रेशो आ गया 2:3:4। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो रेशो कितना आ गया, 2:3:4। अब आप देखिए, पहले वाला नंबर पहले 1 था, अब 2 हो गया। सेकंड नंबर पहले 2 था, अब 3 हो गया। थर्ड नंबर पहले 3 था, अब 4 हो गया। तो आपको क्या लग रहा है मैंने क्या ऐड किया होगा, मैंने इन सब में 1 ऐड किया। मैंने इन सब नंबर में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं 5 जोड़ो। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो 1 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है। तो मुझसे पूछ रहा है संख्या कौन कौन सी है, तो संख्या तो सर ये थी 1 2 3। तो अगर एक का मान 5 है तो अब बताइए 2 का मान कितना आएगा, 10 आएगा। एक का मान 5 है तो 2 का मान कितना आएगा, 5 दूनी 10। 3 का मान कितना हो जाएगा आपका, 5 दिया 15। तो नंबर आ गया 5 10 15। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। डिफरेंस सेम दिया हुआ है, हमारे डिफरेंस को क्वेश्चन के डिफरेंस से मैच करना है। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्वेश्चन का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो एक का मान 5, तो 2 का मान 10 और 3 का मान 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो भाई क्या बोल रहा है। समय कार्य का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी कार्य को ए 18 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बी 15 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि बी 10 दिन तक काम करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए, बी जो है वो कार्य को कर तो सकता है 15 दिनों के अंदर, पर बी ने 15 दिन काम नहीं किया, बी ने केवल 10 दिन काम किया। तो बी का कार्य कितना आया होगा, भाई बी ने कुछ ना कुछ कार्य तो किया है। बी कार्य करेगा 10 दिन में, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10/15। यही करते हैं हम लोग। बी अगर 15 दिनों में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15। 2 दिन में कितना करेगा, 2/15। 3 दिन में कितना करेगा, 3/15। तो 10 दिन में कितना करेगा, 10/15। 10/15 का मतलब 5 दूनी 10, 5 दिया 15। 2/3 कार्य उसने कर दिया। यानी जितना भी कार्य है उसका 2/3 बी ने कर दिया। तो बी ने अगर 2/3 कर दिया तो ए के पास कितना कार्य बचा हुआ है, 1/3। भाई ए को पूरा कार्य थोड़ी ना करना है, ए को वर्ग कितना करना है, 1/3 करना है। तो समय भी 1/3 लगेगा। तो ए अगर पूरा कार्य 18 दिन में कर सकता है तो 1/3 कार्य कितने दिन में करेगा, 1/3 इंटू 18। आंसर आ गया 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए। आया कुछ समझ, एक बार वर्बली और रिपीट करेंगे, वापस सुनिएगा। बी 10 दिन काम कर रहा है, हमें पता है कि बी 15 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो एक दिन में अगर 1/15 होगा तो 2 दिन में 2/15, 10 दिन में 10/15। यानी कि बी ने कितना कार्य किया, 2/3।
तो ए कितना कार्य करेगा, 1/3 कार्य करना है, तो पूरा कार्य अगर 18 दिन में करेगा तो 1/3 कार्य यानी कि 1/3 कार्य करने में उसे केवल 6 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसी तरीके के आसान क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे 2017 के अंदर ना। तो आपको इन क्वेश्चंस की देखो अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कि 15 में से अगर 2-3 क्वेश्चन अच्छे आ भी जाएं तो उनके लिए हम लोग टाइम निकाल पाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाभ हानि का क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% की हानि उठाता है, यानी कि नुकसान होता है, लॉस हो रहा है। अब बोल रहा है कि 20% का लाभ लेना चाहे तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। भाई जाहिर सी बात है कि 170 में बेचा है तो उसको लॉस हो गया। अब वो प्रॉफिट चाहता है तो 170 से ज्यादा में बेचेगा। तो सारे जो ऑप्शन है 170 से ज्यादा आपके सेट किए हुए हैं। कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को, सर मुझे एक सेलिंग प्राइस तो पता है 170 है, आप लोग ध्यान रखना हमेशा 170 का मल्टीप्लाई उस परसेंटेज से करेंगे जो दुकानदार चाहता है। दुकानदार क्या चाहता है, दुकानदार चाहता है सर 20% का प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई कर दिया 120 से। ये बात समझ में आ रही है, दुकानदार चाहता है 20% का प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 120 से किया। अगर दुकानदार चाहता कि नहीं मुझे तो 20% की हानि चाहिए, तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई करते, 80 से मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा बटे में क्या आएगा फिर, जो दुकानदार को पहले हुआ है, दुकानदार को पहले क्या हुआ है, दुकानदार को पहले हुआ है 15% का लॉस, 15% की हानि, तो 15% की हानि का मतलब हो जाएगा बच्चों 85। दुकानदार को पहले 15% की हानि हुई है तो बटे में क्या आ गया, 85 आ गया। क्या याद रखना है, हमेशा ऊपर वो नंबर आएगा जो दुकानदार चाहेगा। दुकानदार जनरली प्रॉफिट चाहता है तो ऊपर प्रॉफिट ही आएगा। किसी भी रेयर क्वेश्चन में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि दुकानदार लॉस चाहेगा, तो हमेशा प्रॉफिट ऊपर लॉस नीचे। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 85 का डबल होता है और 120 का डबल हो जाएगा 240, ऑप्शन नंबर सी। आगे आप लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 200 है। देखो सबसे पहले एक बात सुनना आप लोग, किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इतनी सी बात सभी को पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। अच्छा मुझे एरिया तो पता है 200 है, लंबाई का मान मुझे पता है 20 है, तो चौड़ाई का मान मैं निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 20 से 200 10 बार कैंसिल हो गया, तो जो भी रेक्टेंगल है उसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई आ चुकी है। ये हो सकता है आगे हमारे काम में आए, इसलिए हमने पहले निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 6/5 गुना कर दिया जाए तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि मुझे क्षेत्रफल को बढ़ाना तो है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने के देखिए काफी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा दूं। एक मेथड ये हो सकता है कि लंबाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई को मैंने फिक्स रखा। एक मेथड ये भी हो सकता है कि मैंने लंबाई को फिक्स रखा और चौड़ाई को मैंने इंक्रीज कर दिया, विड्थ को मैंने इंक्रीज कर दिया। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चौड़ाई तो फिक्स है, एरिया 6/5 गुना करना है, तो लंबाई को भी 6/5 गुना करना पड़ेगा। तो देखिए नई लंबाई कितनी आएगी, न्यू लेंथ कितनी आएगी, पहले कितनी थी बच्चों 20 थी क्या, तो 20 का 6/5 कर दीजिए आप लोग, 5 चौके 20, 6 चौक 24। तो अब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन की लंबाई कितनी हो चुकी है, 24 हो चुकी है, पर इसकी विड्थ, इसके एरिया पर सॉरी इसकी चौड़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चौड़ाई का मान अभी भी 10 है। तो पैरामीटर कितना होगा भैया, परिमाप कितना होगा, क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला आयत का, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। एल कितना है 24, डब्ल्यू कितना है विड्थ, चौड़ाई कितनी है 10, 24 और 10 34 होते हैं, 34 का डबल कितना आएगा, 34 का डबल आएगा 68। तो आंसर आ गया 68 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, विड्थ यानी कि चौड़ाई का मान मैंने निकाल लिया। फिर अगर मुझे क्षेत्रफल को 6/5 गुना करना है तो लंबाई को मैंने 6/5 गुना कर दिया, जिसका मान 24 आ गया। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। आंसर आ गया आपका 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, देखिए अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन।
ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट पेपर एनालिसिस में भी बताया था, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुना आप लोग सभी एक बार। रूट के अंदर 400 यानी कि 400 का रूट कितना आएगा, 20 आएगा। भाई इतना तो सभी को पता होना चाहिए ना, एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग सभी कि 400 किसका स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है। अब आगे सुनिएगा, सर 4 तो हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 तो आना फिक्स है, पर यहां देखिए पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स, कितने अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट के बाद सर 2 अंकों की संख्या है, तो कभी भी आपको वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल लेते समय, स्क्वायर रूट लेते समय पॉइंट के बाद अंकों की संख्या को आधा कर देना। नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट के बाद जितनी भी आएंगी वो आधी हो जाएंगी, जितनी क्वेश्चन में आपको दी गई है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर डिजिट सर मुझे 2 दिए गए हैं, तो स्क्वायर रूट लेने पर 2 का आधा यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये केवल 0.2 आएगा। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट आएगी क्योंकि वहां 2 दी हुई है। अब माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ गिने फटाफट से एक बार, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ सर 6 दिए हुए हैं। इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 6 का आधा 3 होता है, तो पॉइंट के बाद 3 संख्या लगा दीजिए आप लोग। पॉइंट के बाद 3 डिजिट 0 0, तीसरी क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि वहां पे 4 दिया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत इसमें, सोल्व करें इसको, सोल्व कीजिए फटाफट से एक बार। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 20 और 0.2 कितना आएगा, 20.2, माइनस हो रहा है 0.002, माइनस कीजिए, यहाँ 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 कितनी भी आप लोग अपने मन से ऑपरेट कर सकते हैं। 10 में से 2 गया 8, 9 बचेगा 9, 1 बचेगा 1, 20.198, 20.198 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 20.198। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझना था, कॉन्सेप्ट केवल यही समझना था कि स्क्वायर रूट लेते समय पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन है। जितना आपको दिखाई दे रहा है पहले उसको पढ़े एक बार, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, देखिए पहले मैं स्पीड लिख देता हूं, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर लेती है। एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। अच्छा एक बात सभी को पता होगी कि कोई भी ट्रेन अगर किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल खुद के बराबर की दूरी तय करेगी, पर यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितनी दूरी तय करती है, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। अच्छा प्लेटफॉर्म की लंबाई को मैंने पी मान लिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई को मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर समय इंटू चाल। चूंकि दूरी मीटर में है तो एक बात और ध्यान रखें, टीएसडी यानी कि समय दूरी चाल के अंदर यूनिट्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है कि कब आपको यूनिट किलोमीटर पर आवर में, कब डिस्टेंस मीटर में मेजर करनी होगी। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। दूरी अगर मीटर में है तो समय हमेशा सेकंड्स में काम में लेंगे, समय हमें दिया हुआ है 30 सेकंड, और स्पीड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। पर यहां पर देखो स्पीड आपको 60 दी हुई है जो कि किलोमीटर पर आवर में है, तो किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से गुणा करते हैं। किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए कितनी आ रही है। अच्छा 6 से काटे एक बार, 6 × 18, 6 से 10 बार कैंसिल होगा, 3 से ये भी 10 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा 200 प्लस पी। 200 प्लस पी कितना आने वाला है, 10 × 10 100, 100 × 5 500 आ गया, तो पी का मान कितना आ जाएगा, फिर 300 आ जाएगा। भाई 200 में अगर मैं 300 जोड़ूंगा तभी 500 हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 300 आएगा। यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, 300 आएगी। इन क्वेश्चंस में देखो गलती क्या होती है, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ 5/18 से या 18/5 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, फिर इन्हीं कॉम्बिनेशंस की वजह से आपका आंसर गलत आता है, जो कि हो सकता है ऑप्शन से मैच भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11, पढ़िए सभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का है। दो वर्ग, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है।
दो वर्गों की भुजाओं का योग दिया हुआ है अलग अलग 68 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है कि किसी भी स्क्वायर यानी किसी भी वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। आप इन्हें एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, पर चारों साइड क्या होंगी, सेम होंगी। अब मुझसे बोल रहा है कि दो स्क्वायर है, पहले वाले वर्ग में चारों भुजाओं का योग 68 है, तो पहले वाले वर्ग की भुजा यानी कि साइड S1 मैंने मान ली, यह आ जाएगी 68/4। भाई भुजाओं का योग 68 दिया हुआ है, चार भुजाएं, तो चार भुजाओं का एडिशन योग 68 है, तो हर एक भुजा कितनी हो जाएगी 68/4, 17 सेंटीमीटर। इस बात में किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आएगी सर, उसकी साइड हो जाएगी 60/4, 60/4 आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी जो दूसरा स्क्वायर है उसकी भुजा कितनी है, 15 है, पहले वाले स्क्वायर की भुजा कितनी है, 17 है। अब आगे चलते हैं हम लोग सभी। अब बोल रहा है कि एक तीसरा स्क्वायर भी इसने शामिल किया है, और वो जो तीसरा स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ध्यान से सुनना है स्लाइड को, कि जो तीसरे स्क्वायर का एरिया जो होगा वो दोनों स्क्वायर के एरिया के डिफरेंस के बराबर होगा। तो पहले मैं एरिया निकाल लेता हूं। तो देखिए पहले वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा, एरिया 1। किसी भी स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर यानी कि 289। एरिया नंबर 2 कितना आएगा भाई, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225। सेकंड नंबर का जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना आएगा, 225 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला है, दोनों का डिफरेंस निकालें फटाफट से। A1 माइनस A2, 289 माइनस 225 माइनस कीजिए, ये कितना आएगा, 64 आएगा। यानी दोनों के दोनों जो वर्गों का क्षेत्रफल है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, उसका डिफरेंस आ रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल किसका है, ये क्षेत्रफल है तीसरे वर्ग का। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर 64 आ रहा है तो भुजा कितनी आएगी, फिर 8 आएगी क्या, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये होगा कि थर्ड जो स्क्वायर है सर, उसकी जो भुजा आने वाली है उसकी भुजा आएगी 8 सेंटीमीटर। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो तीसरे वर्ग की जो भुजा आ रही है वो 8 आ रही है। और आप लोग ये देखिए कि आपसे भुजा पूछी है या आपसे परिमाप यानी कि पैरामीटर पूछा है। तो हमसे तो सर परिमाप पूछा है, और किसी भी वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो हर एक भुजा अगर 8 सेंटीमीटर लंबी है तो चारों भुजाओं का योग कितना आएगा, 8 चौक 32 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर आ गया। इस क्वेश्चन को वर्बली दोबारा कीजिएगा आप लोग सभी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी आपकी स्पीड या तो कम कर जाते हैं या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें सभी एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो पढ़ते ही आपको क्लिक करना आना चाहिए। पिछले वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। पूर्ण वर्ग होता है परफेक्ट स्क्वायर। 25 एक पूर्ण वर्ग होता है क्या, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए सर यस, 25 एक पूर्ण वर्ग होता है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। क्या 16 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, 16 होता है सर 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 16 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब हमें पता होना चाहिए ऐसी संख्या है जो किसी ना किसी का स्क्वायर होती है। 100 10 का स्क्वायर है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं सर 11 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब 11 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आगे सुने, पिछले वर्ष यानी कि इस साल से पहले साल मेरी जो आयु थी वो पूर्ण वर्ग संख्या थी। अगले वर्ष मेरी आयु घन संख्या हो गई। जैसे वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, घन का मतलब क्या होगा, क्यूब होगा। 8 किसी का क्यूब होता है क्या, 8 होता है 2 का क्यूब। इसका मतलब 8 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब पिछले साल मेरी आयु स्क्वायर थी, अगले वर्ष मेरी आयु क्या हो गई, क्यूब हो गई। तो मुझसे ये पूछा है कि मेरी आयु बताओ कितनी है। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन 26 दिया हुआ है, तो 26 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो 25। क्या 25 स्क्वायर है क्या, 25 बिल्कुल स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो पहली वाली बात क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। अब ये बोल रहा है कि सर अगले साल जो एज होगी वो किसी का क्यूब होना चाहिए। तो क्या 27 किसी का क्यूब नहीं है क्या, 27 किसका क्यूब है, 3 का। इसका मतलब पहले ऑप्शन से दोनों बातें क्या हो रही है, मैच हो रही है। आपकी तसल्ली के लिए बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कीजिए। 24 में से 1 माइनस करूंगा 23 आएगा। 23 किसी का सर स्क्वायर ही नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत। 25 में से 1 माइनस करूंगा 24 गलत। 27 में से 1 माइनस करूंगा 26 गलत। तो आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर ए आ गया। आया समझ, सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्बली करना था आप लोगों को, कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए आप लोगों को, फिर भी बहुत बड़ा दुख होता है ये बात जान करके कि ये क्वेश्चन भी आप लोग जल्दीबाजी में गलत करके आते हैं।
अब आपको ये पता नहीं है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। रेशो पूछा गया है 70 पैसे का किसके साथ, 2 रुपए के साथ। तो 1 रुपए में अगर 100 पैसे होंगे तो 2 रुपए में 200 हो जाएंगे। तो 2 रुपए में अगर 200 हो जाएंगे तो 70 का 200 के साथ रेशो लेना है 7:20। आंसर कितना आ गया, 7:20 इस क्वेश्चन का आंसर है। जिस ऑप्शन में 7:20 दिया हुआ है उसको राइट क्लिक कर देना, आगे बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि एक वृत्त का अर्धव्यास, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्धव्यास क्या होता है, व्यास का आधा यानी कि रेडियस। रेडियस को बोल रहा है कि 10%, 10% से बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसके पूरे के पूरे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मुझे पता होना चाहिए कि पहले की सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सर्किल है, ये इसकी रेडियस है। किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग सभी, कभी भी मेंसुरेशन में परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ये कांस्टेंट वैल्यूज काम में नहीं लेनी है। ये जो वैल्यू फिक्स होती है इनको आप कभी भी काम में ना लें। पाई का मान सर फिक्स होता है 22/7, तो इस 22/7 को परसेंटेज सॉल्व करते समय मैं काम में नहीं लूंगा। मेरा मतलब केवल किससे है, मेरा मतलब तो केवल सर आर स्क्वायर से है। आर स्क्वायर को अगर मैं आर इंटू आर लिखूं तो कुछ नया काम नहीं किया है मैंने। स्क्वायर का मतलब यही होता है किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर कितना आएगा, आर इंटू आर आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेडियस को 10% से बढ़ाया गया है। रेडियस को 10% से बढ़ाया गया है, तो 10% से बढ़ाने का मतलब होगा 110। 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार लिख दिया, डिवाइड में 100 आ गया। 11 इंटू 11 121 होता है क्या। तो आप मुझे बताइए 121 100 से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, 121 100 से 21 ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 21%। क्षेत्रफल पर, एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 21% का फर्क पड़ेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि सर रेडियस को मैं 10% से बढ़ाने के बदले 10% से कम करना चाह रहा हूं, तो कम करने का मेरा मतलब क्या आएगा, यहां पर 90 आएगा। 10% से कम करने का मतलब 90 हो गया। अगर 10% से बढ़ा रहा है तो मैं यहां पर 110 काम में ले रहा हूं, तो आंसर कितना आएगा, 21% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन देखो भाई। एक स्कूल में 60% छात्रा है, छात्रा मतलब कि गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है 60% है। फिर आपसे ये भी बोल रहा है कि छात्राओं की जो संख्या है वो 690 है। यानी वो दोनों बातें बोल रहा है कि ये जो 60% है ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 690 दिया हुआ है। एक बार तो उसने मुझे परसेंटेज बता दिया, परसेंटेज कितना है, और सेम क्वेश्चन में मुझे उसने नंबरिंग भी बता दी कि जो छात्राओं की संख्या है वो 690 है। तो 60% मेरे अकॉर्डिंग 690 होगा। तो आप देखिए कुल विद्यार्थी कितने, यानी 100% निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं 100%, 690 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। अब कैंसिल कर लो भाई, कैसे करोगे, 20 तिया 60, 20 से 5 बार 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0 और 0 आएगा, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 1150। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। अगर पूछेगा छात्र कितने हैं तो 1150 में से 690 माइनस कर देना, आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। तो आज का पेपर का एनालिसिस आप सभी ने ध्यान से देखा है। हर एक क्वेश्चन को आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं, और ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए इस वीडियोस को ज्यादा से शेयर करें, जिससे कि आप लोगों से जैसे जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको फ्री में पेपर का एनालिसिस मिल सके। थैंक यू।